हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं दक्षिण भारत के इतिहास को। इससे पहले प्राचीन भारत के इतिहास में हम मध्य भारत और उत्तर भारत कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिससे हम दो वीडियो में कवर करेंगे, दो वीडियो में अच्छे रूप से कवर करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, दक्षिण भारत जो है वह 100वीं ईस्वी से लेकर 12 ईस्वी तक का है। 100वीं ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के काल को संगम काल बोला जाता है, जिसमें हम चेर, चोल, पांड्य को पढ़ेंगे। 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी में हम दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश को पढ़ेंगे, जैसे पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल के बारे में पढ़ेंगे। चोल वंश को दो बार क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि दूसरी और तीसरी शताब्दी में चोलों का प्रभाव था। इसके बाद चोल खत्म हो गया था और ये पल्लवों के समान के रूप में कार्य करने लगे। फिर बाद में 9वीं शताब्दी में विजयवाल्य के समय चोलों का फिर से उदय हुआ था और इसको हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो संगम काल यानी होता है क्या? प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा समय समय पर सभाओं का आयोजन किया जाता था और बहुत से विषयों पर विचार किया जाता था। इन सभाओं को संगम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक पॉइंट बनता है कि 100 ईस्वी से लेकर यानी 100वीं ईस्वी से लेकर 250 ईस्वी के बीच में इस तरह के 3 सभाओं का आयोजन किया गया था। इसीलिए इतिहास में इसे संगम काल के नाम से जाना जाता है। मदुरई कपाटपुरम में इन सभाओं का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि संगम काल जो है ये कितना बार किया गया था? तो 3 बार किया गया था। और कहाँ करवाया गया था? तो ये मदुरई कपाटपुरम में करवाया गया था। संगमकालीन राज्य कैसे थे? तो कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित प्रायद्वीप भारत, जिसे तमिलकम कहा जाता है, 3 राज्यों में विभाजित था। पहला चेर आ जाता था, दूसरा चोल आ जाता था और तीसरा पांड्य आ जाता था। तो संगम काल जो है ये 3 राज्यों में बटा हुआ था। पहला चेर, दूसरा चोल और तीसरा पांड्य। तो इसी के बारे में हम इस लेक्चर वाले थ्योरी सेक्शन में पढ़ेंगे। पहले चेर राज को पढ़ते हैं। तो चेर वंश पांड्यों के उत्तर पश्चिम में कोचीन, दक्षिण मालाबार क्षेत्र में फैला हुआ था। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्तमान में जो आज के समय केरल है उसका प्राचीन नाम क्या था? तो उसका प्राचीन नाम चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वज्जी अथवा करूर को बनाया था। तो अगर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि चेरों की राजधानी क्या थी, तो वज्जी तथा करूर थी। और यहाँ से कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि चेर राज्य में प्रतीक चिन्ह उनका क्या था? तो चेर राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था यह धनुष था। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य युग के पूर्व प्रारंभ हुआ था, यानी कि आरंभ हुआ था। चेरों की प्रमुख घटना 150 ईस्वी में चोलों के विरुद्ध आक्रमण था, जिसमें चेरों ने चोलों के राजा करिकाल के पिता को मार डाला। बदले में चोलों ने चेर राजा को भी मार दिया था और बाद में दोनों राजाओं के बीच में यानी राज्यों के बीच में समझौता हो गया था। चेर कावियों ने सेनगुटुवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है, क्योंकि कनगी पूजा यानी पत्नी पूजा की शुरुआत इसी चेर ने की थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि दक्षिण भारत में ऐसा कौन सा राज था जिसने प्रथम पत्नी पूजा की शुरुआत की थी? तो ये चेर राजा लाल चेर ने ही किया था। चेर वंश का एक और प्रसिद्ध राजा था जिसका नाम आदिगमान था। क्या था? आदिगमान था। इसी आदिगमान ने गन्ने की खेती की शुरुआत की और दूसरी शताब्दी के बाद चेर शक्ति खत्म हो गई थी। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम पत्नी पूजा का शुरुआत किस राजा ने किया था? तो ये लाल चेर ने किया था, जो कि चेर राज से संबंधित रखता था। दूसरा प्रश्न ऐसा रहेगा कि दक्षिण भारत में प्रथम बार ऐसा कौन सा राजा था जो कि गन्ने की शुरुआत की थी, गन्ने की खेती की शुरुआत की थी? तो ये
इसके प्रतीक प्रसिद्ध राजा आदिगमान ने किया था। इस बात को भी याद रखिएगा, बहुत बार इससे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे चोल साम्राज्य के बारे में। तो दक्षिण भारत के इतिहास में चोल वंश बहुत प्रसिद्ध था। चोल वंश का इतिहास दूसरी और तीसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। बाद में पांड्यों की शक्ति के कारण इनका पतन हो गया था और 9वीं शताब्दी में विजयालय के समय में फिर उनका उदय हुआ था, यानी कि इनका उदय हुआ था। चोलों ने मंतूर, उरियूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये 3 इसका राजधानी था, इस बात को याद रखिएगा। जो इसका मेन राजधानी था ये तंजावुर था और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था ये बाघ था। चोल साम्राज्य ने दक्षिण भारत में आधुनिक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के कई क्षेत्रों पर शासन किया। चोल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ? तो पांडियन राजा जटावर्मन सुंदर पांड्य प्रथम ने 1258 ईस्वी में चोल वंश के अंतिम राजा राजेंद्र चोल तृतीय को युद्ध में हराकर चोल वंश का अंत कर दिया था। तो इसको हम लोग 9वीं शताब्दी में पढ़ेंगे। अभी हम लोग संगम साहित्य में पढ़ रहे हैं, जो कि आप लोगों का प्रथम शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक चलता है। चोल साम्राज्य दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले साम्राज्य में से एक था। चोल साम्राज्य का गढ़ कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी थी। चोल साम्राज्य ने तुंगभद्र नदी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत को एकीकृत किया था। चोल साम्राज्य ने मालदीव, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर जैसे कई देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। चोल साम्राज्य में तमिल के अतिरिक्त संस्कृत भाषा में विभिन्न ग्रंथ लिखे गए हैं। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न ऐसा रहता है कि चोल साम्राज्य में कौन सा भाषा में अधिक ग्रंथ का वर्णन किया गया है? तो ये तमिल भाषा में और संस्कृत भाषा में विभिन्न ग्रंथ लिए गए हैं। चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी से मिलती है, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ऐसा रहता है कि चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी किस रचना में मिलती है? तो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी रचना में मिलती है। चोलों ने मंतूर, उरियूर और तंजावुर को अपनी राजधानी बनाया था और चोलों का जो प्रतीक चिन्ह था ये बाघ था। तो तीसरी और चौथी शताब्दी के समय में चोल राजवंश में 2 राजाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। पहला जो आता है ये करिकाल आता है और दूसरा जो आता है ये एलेरा आता है, एलारा। तो करिकाल कौन था? तो चोलों का पहला महानतम शासक था। ये श्रीलंका से 12,000 गुलामों को बंदी बनाकर भारत लाया था और कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर बांध का निर्माण करवाया था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि कावेरी नदी बांध का निर्माण किसने करवाया था और 160 किलोमीटर बांध का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करिकाल ने करवाया था, जो कि चोल राजवंश का एक राजा था। प्रसिद्ध पुहार बंदरगाह यानी कि कावेरी पत्तनम का निर्माण इसी करिकाल ने करवाया था। तो यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि पुहार बंदरगाह किसने निर्माण करवाया था, यानी कावेरी पत्तनम किसने निर्माण करवाया था? तो ये करिकाल ने करवाया था। और एलेरा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। ये जो एलारा था इसने श्रीलंका को जीतकर 50 वर्षों तक शासन किया था। अब यहाँ से हम लोग पांड्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। इस राज्य का शासन स्त्रियों के हाथ में था। तो यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं कि ऐसा कौन सा दक्षिण भारत का राज था जो कि स्त्रियों के हाथ में था? तो ये पांड्य साम्राज्य का था। और पांड्य साम्राज्य का सर्वप्रथम किसके पुस्तक से जानकारी मिलता है? तो ये मेगास्थनीज से मिलता है, इंडिका नामक पुस्तक से। मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। पांड्य वंश मृत सातमक था। इसकी जो राजधानी थी ये मदुरई थी। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि पांड्य साम्राज्य का राजधानी क्या है? तो ये मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये मछली था। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नेडियोन था।
इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। तो आगे चलकर 5वीं शताब्दी के बाद पांडवों की शक्ति क्षीण हो गई थी। तो यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न ऐसा रहता है चोल चेरा पांड्य के बारे में। सबसे पहला प्रश्न ऐसा रहेगा कि चेर राजाओं का या फिर चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चेर राजाओं का जो प्रतीक चिन्ह था ये क्या था, तो धनुष था। दूसरा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाएगा कि पांड्य साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो ये पांड्य साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था ये मछली था। तीसरा प्रश्न ऐसा रहेगा कि चोल साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो चोल साम्राज्य का जो प्रतीक चिन्ह था ये बाघ था। इसको याद रखिएगा, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया चेर वंश के बारे में, पांड्य वंश के बारे में और चोल वंश को बारे में। तो हमारा पहला शताब्दी से लेकर तीसरी शताब्दी तक खत्म होता है, यानी संगम काल खत्म होता है। आगे इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे दक्षिण भारत के राज्य वंशों को, यानी कि 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक, जिसमें पल्लव वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश को पढ़ेंगे। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके बताएं कैसा लगा यह वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।